भी पढ़ चुके हैं। इसकी परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता को हम यदि C से दर्शाएं तो C इज इक्वल टू Q अपॉन dt। Q उस ताप पर ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन है और T वह तापांतर है। कहने का मतलब तापांतर 1 डिग्री यदि है, ताप को 1 डिग्री बढ़ाया जाए तो वह पदार्थ जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा वह उस पदार्थ की ऊष्माधारिता होती है। अब ये 2 प्रकार की होती है। एक स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को हम CV से प्रदर्शित करते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। CV इज इक्वल टू QV अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अर्थात आयतन स्थिर रखते हुए यदि किसी पदार्थ का ताप T1 से T2 तक बढ़ाया जाए तो अवशोषित ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाएगी स्थिर आयतन पर। इसी प्रकार ये देखिए ऊष्मा धारिता जो स्थिर आयतन पर है, तो प्रथम नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम ये जानते हैं कि QV जो है वह डेल्टा E के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ आयतन स्थिर है, इसलिए W का मान 0 होगा और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का मान जो होगा वह CV del E by del T एट कांस्टेंट V। तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का यह मान होगा। इसी प्रकार स्थिर दाब पर यदि ऊष्माधारिता की बात की जाए तो उसे हम CP से प्रदर्शित करते हैं। और उसी प्रकार जैसे कि स्थिर आयतन के लिए हमने गणना की थी, यहाँ CP बराबर होगा स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा बटे तापांतर। कहने का मतलब स्थिर दाब पर ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। और प्रथम नियम से चूंकि यहाँ दाब स्थिर है तो QP बराबर होगा डेल्टा E प्लस PdV के, और इसलिए समीकरण का स्वरूप वह निम्न हो जाएगा। और CP बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि QP बराबर डेल्टा H होता है, अर्थात स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन कहलाती है। तो इस प्रकार स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का मान CP बराबर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P के बराबर होगा। तो यह तो था ऊष्माधारिता। अब हम देखते हैं जूल का नियम। जूल ने सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसके ताप व आयतन का फलन होती है, और अर्थात E जो है वो T और V का फलन होगा। और चूंकि यह एक यथातथ अवकल है, एक्सैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए DE बराबर डेल E बाई डेल T इंटू डी टी प्लस डेल ई बाई डेल वी इंटू डी वी।
के बराबर होगा। और यहाँ पर जो दूसरा पद है उसकी राशि का मान जो है वह अर्थात डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। तो जूल ने क्या किया, सर्वप्रथम उसने इस प्रकार एक प्रयोग किया जिसमें एक ताप स्थापी में इस प्रकार दो बल्ब रखे। एक बल्ब में आदर्श गैस रखी और दूसरा बल्ब निर्वातित था और बीच में स्टॉप कॉक है। ताप मापन के लिए थर्मामीटर टी है और विलोडन करने के लिए विलोडक एस है। तो यहाँ पर जो दो बल्बों के मध्य स्टॉप कॉक है उसे अचानक खोला जाता है, जिससे कि ए में भरी हुई आदर्श गैस बी में भी फैल जाती है और इस प्रकार आदर्श गैस जो बल्ब के अंदर है उसका आयतन दुगना हो जाता है। तो दुगना होने के स्टॉप कॉक खोलने के पूर्व तथा पश्चात जब थर्मामीटर से इनका तापांतर नोट किया जाता है तो यह तापांतर शून्य होता है, अर्थात ताप में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से हम जानते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, अर्थात अवशोषित ऊष्मा प्लस किया गया कार्य। तो यहाँ चूँकि तापांतर शून्य है इसलिए डेल्टा ई का मान शून्य होगा और इससे डेल्टा ई बराबर जो प्रथम पद यानी सी वी डी टी प्लस द्वितीय पद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी, तो इनका मान शून्य होना आवश्यक है। अब चूंकि ताप में कोई परिवर्तन प्रेक्षित नहीं किया गया अतः डी टी शून्य होगा। तो दूसरा पद शून्य होने के लिए आवश्यक है कि डेल ई बाय डेल वी का मान शून्य हो, क्योंकि डी वी का मान शून्य नहीं है, इसलिए आयतन दोगुना हो गया है, इसलिए डी वी का मान शून्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का मान ही शून्य होगा और यही जूल का नियम है। और शब्दों में यदि इसे कहें तो स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का आयतन